विश्व में कुछ ऐसे विद्वान भी हुए हैं जिनका लोहा पूरा दुनिया मानती है और उनके द्वारा किए गए आविष्कार या खोज पूरी मानव सभ्यता के लिए लाभदायक साबित हुए हैं। इनमें से कई विद्वानों की काबिलियत और बुद्धिमत्ता पर आज कोई शक नहीं होता। ऐसे विद्वानों की लिस्ट में अरस्तु का नाम आता है, जिन्हें अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। आज पूरी दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुकी है। हर कोई न्यूटन, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों तथा उनके द्वारा दुनिया को दी गई सौगातों को याद रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दुनिया में आधुनिक विज्ञान की शुरुआत या आधुनिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि कई महान लोगों ने दुनिया में विज्ञान के इतिहासों को दो भागों में बांटा है। एक अरस्तु के युग से पहले का और दूसरा उनके बाद के युग का। क्योंकि दुनिया में ऐसे कई प्राचीन आविष्कार या खोजें हुई जो आज हमारे लिए किसी भी आधुनिक आविष्कार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहिए का आविष्कार सबसे पहले किया किसने, दुनिया में सबसे पहले आग किसने जलाई, सुई धागे से सिलाई की शुरुआत किसने की। इतना तो हम कह सकते हैं कि इन सब आविष्कारों या खोजों के पीछे उस समय के महान वैज्ञानिकों का हाथ रहा होगा, जिसे हम या आप नहीं जानते। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान का वजूद अरस्तु से भी पहले किसी न किसी की शक्ल में मौजूद था। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो आज के आधुनिक काल में हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत अरस्तु के सिद्धांत तथा उनके द्वारा खोजों को आधार मानते हुए की गई। इसलिए अरस्तु को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु 2400 साल बीत जाने के बाद आज भी अपने विचारों और कार्यों की वजह से बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। दोस्तों, अरस्तु वही शख्स थे जिन्होंने सिकंदर महान को बचपन से विश्व विजेता बनने की शिक्षा दी थी और उन्हें सिकंदर से द ग्रेट सिकंदर बनने में एक बड़ा रोल निभाया। उन्होंने ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल ने ही जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान का आविष्कार किया था। इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरिस्टोटल का जन्म 384 ईसा पूर्व ग्रीक यानी प्राचीन यूनान के स्टिगरा नामक स्थान पर हुआ। अरस्तु के पिता मकदूनिया राज्य के शाही वैद्य थे। जब अरस्तु 9 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद अरस्तु की परवरिश उनकी बहन एरिमनस्टे और उनके पति द्वारा की गई थी। 17 वर्ष की आयु पर उसकी बहन ने अरस्तु को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनान में उस समय के सबसे बड़े दार्शनिक प्लूटो के गुरुकुल लाइसियम में दर्शन शास्त्र का ज्ञान अर्जित करने के लिए एथेंस भेज दिया। उस समय के साथ अरस्तु प्लूटो के गुरुकुल में सबसे मेधावी शिक्षक बन गए। उनके शिष्य के साथ साथ वे उनके सहयोगी बने। वे प्लेटो द्वारा स्थापित एकेडमी ऑफ एथेंस के कार्यों में सक्रिय रूप से हाथ बटाने लगे थे। उस समय तक एकेडमी के कार्यकलाप काफी बढ़ गए थे। एकेडमी में विज्ञान से संबंधित कई प्रकार के शोध किए जाने लगे थे। विशेषकर गणित एवं खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। इन विषयों के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान का भी अध्यापन प्रारंभ हो गया। हालांकि प्लेटो स्वयं गणित में अधिक रुचि रखते थे, परंतु उनके प्रमुख शिष्य होने के बावजूद अरस्तु की मुख्य रुचि जीव विज्ञान के क्षेत्र में थी। यही कारण था कि आगामी वैज्ञानिकों ने प्लेटो को एक महान गणितज्ञ के रूप में माना, जबकि अरस्तु को एक जीव वैज्ञानिक के रूप में माना। आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व जीव विज्ञान के संबंध में अरस्तु ने जो शोध कार्य किए और उनके आधार पर जो सिद्धांत विकसित किए, वे आने वाली दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। उन्होंने जैविक पदार्थों के लक्षण एवं उनके स्वभाव तथा जीवों की उत्पत्ति पर काफी गहराई से अध्ययन किए थे। एकेडमी ऑफ एथेंस में रहते हुए ही अरस्तु ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ डायलॉग का लेखन किया। इस पुस्तक में जीव विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों की विवेचना संतोषजनक ढंग से की गई थी, लेकिन यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक के संबंध में कुछ जानकारी विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में डायलॉग की काफी प्रशंसा की गई थी। इन पुस्तकों के लेखकों के अनुसार डायलॉग ग्रंथ जीव विज्ञान से संबंधित अपने समय का सर्वोत्तम ग्रंथ था। एथेंस में प्लेटो की अकादमी में अरस्तु ने करीब 20 साल तक शिक्षा ग्रहण की थी। प्लूटो अरस्तु से काफी प्रभावित थे और वह अरस्तु को अकेडमी का मस्तिष्क भी कहते थे। लेकिन 347 वर्ष ईसा पूर्व प्लेटो के निधन के बाद अकेडमी ऑफ एथेंस के प्रधान उनके भतीजे एपेडिसिप्पा बने। धीरे धीरे अकेडमी में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध का वातावरण बिगड़ने लगा, जिस वजह से अकेडमी का माहौल अनुकूल नहीं रहने के कारण अरस्तु काफी चिंतित एवं असंतुष्ट रहने लगे थे। अंत में वहां की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि ऊब कर अरस्तु ने वो स्थान छोड़ दिया। एकेडमी ऑफ एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एसेस चले गए और वहीं पर बस गए। लेकिन अरस्तु को नई नई चीजों पर शोध करना और ज्ञान बांटना तथा अर्जित करना हमेशा से पसंद था। इसलिए एसेस में भी उन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना की। इस स्थान पर वे लगातार 3 वर्षों तक शिक्षण ग्रहण करते रहे। इस विद्यापीठ में अरस्तु के शिष्यों में उस क्षेत्र के राजा हर्मियास भी शामिल थे। कुछ समय बाद अपने प्रमुख शिष्य थियोफ्रेस्टस के बहुत अनुरोध पर वे लेस्बोस द्वीप जाकर रहने लगे। लेस्बोस द्वीप वर्तमान में तुर्की का एक भाग है। अरस्तु लगभग 2 वर्षों तक यहाँ पर रहे और यहीं पर उन्होंने जीव विज्ञान से संबंधित अनेक शोध किए।
यहीं रहते हुए अरस्तू ने प्राकृतिक इतिहास, विशेषकर समुद्री जीव विज्ञान के संबंध में गहन अध्ययन किए तथा कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की। जिस समय अरस्तू लेस्बोस में रह रहे थे, उस समय सिकंदर के पिता फिलिप मैसेडोनिया के सम्राट थे। जब फिलिप के कानों में अरस्तू की प्रसिद्धि खबर पहुंची तो उन्होंने अरस्तू से अनुरोध किया कि वे मैसेडोनिया में चलकर रहें। फिलिप की इच्छा थी कि उनके पुत्र सिकंदर के गुरु अरस्तू बने। अरस्तू फिलिप के अनुरोध को मानकर मैसेडोनिया में रहने आ गए। वे यहाँ लगभग 7 वर्षों तक रहे तथा सिकंदर को शिक्षा प्रदान करते रहे। सम्राट फिलिप तथा उनके पुत्र सिकंदर दोनों ही अरस्तू से काफी प्रभावित थे। 336 ईसा पूर्व में सम्राट फिलिप के निधन के बाद उनका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठ गया, जिसके बाद अरस्तू का मैसेडोनिया में कोई काम शेष नहीं बचा। इसलिए वे मैसेडोनिया छोड़कर एथेंस में जाकर रहने लगे, जो यूनान में ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। इस स्थान पर 335 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक जीव विज्ञान के गहन अध्ययन में व्यस्त रहे। यहाँ प्लूटो द्वारा स्थापित एकेडमी ऑफ एथेंस के अलावा अरस्तू ने एक नए संस्थान की स्थापना की, जिसे परिपैटेटिक स्कूल कहा जाता था। यह स्कूल भी भविष्य में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। इस संस्थान में पठन पाठन के अलावा छात्रावास तथा पुस्तकालय भी सुविधा थी। इस पुस्तकालय में उस काल के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का संग्रह था। उस समय इस लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें रखी थी, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों द्वारा हाथ से लिखी गई थी। इस प्रकार अरस्तू द्वारा स्थापित ये पेरिपैटेटिक स्कूल उस काल में अध्ययन एवं शोध का एक प्रमुख केंद्र बन गया। काफी दूर दूर से लोग इस शिक्षा संस्थान में आते तथा अध्ययन एवं शोध कार्य किया करते। अरस्तू ने विज्ञान के अलावा भी अनेक विषयों पर गहन अध्ययन किया तथा उनके बारे में लिखा। उन्होंने राजनीति, खेल, इतिहास आदि पर भी कई पुस्तकें लिखी, लेकिन उनके द्वारा लिखी हुई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जो जीव विज्ञान से संबंधित थी। उस काल के दौरान जीव विज्ञान पर लिखी हुई सबसे प्रमुख पुस्तक थी। इस पुस्तक की रचना अरस्तू ने अपने शिष्य सिकंदर द्वारा विश्व विजय के दौरान एकत्र की गई वस्तुओं के अध्ययन पर की थी। इस पुस्तक में विभिन्न जीवों के लक्षण, आचरण तथा मनोविज्ञान के विषय में विवरण दिया गया था। साथ ही इस ग्रंथ में शरीर क्रिया के बारे में तथा विज्ञान के संबंध में भी कई सिद्धांतों की विवेचना की गई। जब अरस्तू पेरिपैटेटिक स्कूल में कार्यरत थे, उसी दौरान यानी 323 ईसा वर्ष पूर्व उन्हें सिकंदर के निधन का समाचार मिला, जिसे सुनकर अरस्तू काफी दुख हुआ। जब तक सिकंदर जीवित थे, तब तक यूनान में शांति तथा अनुशासन का माहौल था। सिकंदर के जीवित रहते उनका कोई विरोधी सिर उठाने का साहस नहीं कर पाता था। सिकंदर के निधन का समाचार सुनते ही विरोधियों ने बगावत कर दी तथा पूरे यूनान में विध्वंसक कार्रवाइयां की जाने लगी। शिक्षण संस्थान भी इससे अछूते नहीं रहे। अरस्तू द्वारा स्थापित पेरिपैटेटिक स्कूल भी ऐसी ही विध्वंसक कार्रवाइयों की चपेट में आ गया। उस संस्थान में विरोधियों द्वारा तोड़फोड़ की गई। अरस्तू को लाचार होकर वहां से भागना पड़ा। वे भागकर चेल्सिस नामक स्थान पर चले गए। इसी स्थान पर 324 वर्ष ईसा पूर्व 60 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अरस्तू ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से अध्ययन किए हैं जिसे आज के वैज्ञानिक अपनी शोध में इस्तेमाल करते हैं तथा उनके द्वारा कुछ ऐसे सिद्धांत भी दिए गए जिन पर वैज्ञानिक आज भी अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इतनी खोजें करे तो उससे गलतियां ना हो। अरस्तू ने भी अपने अध्ययन से कई ऐसे तर्क दिए थे जो आज का विज्ञान पूरी तरह से नकार चुका है। लेकिन अरस्तू ने अपनी काबिलियत का लोहा इस तरह से मनवाया था कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी बातों को नकारने की हिम्मत उस जमाने में नहीं होती थी किसी को। सिर्फ उस जमाने में नहीं, बल्कि 17वीं सदी के आसपास भी अरस्तू की बातों को पत्थर की लकीर माना जाता था। कुछ वैज्ञानिकों ने अरस्तू की बातों को झुठलाया था, लेकिन अफसोस उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, बता दें, 16वीं सदी में कोपरनिकस इसलिए मौत के घाट उतार दिए गए क्योंकि उन्होंने अरस्तू के सिद्धांत को पूरी कठोरता से नकार दिया था। कुछ साल के बाद गैलीलियो गैलीली को भी इस बात के लिए नजरबंद कर दिया गया। तो इन सब बातों से पता चलता कि उस समय अरस्तू यानी अरिस्टोटल का रुतबा वैज्ञानिक दुनिया तथा समाज पर किस कदर था। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली पर हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए शुक्रिया।